हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 4 क्लास 8 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। टाइम अलाउड 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे आपके 60। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से कवर करने वाले हो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फाइनल एग्जाम। बाकी सभी सब्जेक्टों के सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो सभी आपको मिलेगा वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट के लिंक में, जहाँ पर आप अगर वो सारी वीडियोस एक बार देख लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हो। ठीक है। इस जो वीडियो है इसमें हम ये जो पेपर है इसको हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पेपर का, फाइनल पेपर का पैटर्न जो है यहाँ से क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो खंड क दिया गया है प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें 1 से जो है 12 तक है, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। एक कक्षा में 35 बच्चों में 14 लड़के हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? बहुत सिंपल सा है, 35 में से 14 लड़के हैं। अब 14 लड़के हैं कुल में से 35 में से, और गुणा में क्या कर दोगे? 100 कर दोगे तो परसेंटेज निकल जाएगी ना। तो यहाँ से इसको 7 से कर दिया हमने, 7 5 35, 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा आपका 20, 5 से ही कट गया 20, तो कितना आ गया? 40%। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 40%। नेक्स्ट देखिए, अगला है, एक दुकानदार ने 1 दर्जन संतरे 60 रुपए में खरीदे। कितने संतरे 95 रुपए में खरीदे जा सकते हैं? तो 60 रुपए में 1 दर्जन में कितने संतरे होते हैं? 12 संतरे। तो 60 रुपए में कितने संतरे खरीदे? 12। एक कितने में खरीदेगा? 12/60। और 95 कितने में खरीदेगा? तो गुणा में 95। तो ये हमारा यहाँ से बन गया। अब इसको हम काट पीट देंगे। ठीक है, तो ये काटने पीटने के बाद कितना आया है? 19 आया है। तो यहाँ से कितने संतरे खरीदे जा सकते हैं? 19 संतरे जो है खरीदे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ABC एक त्रिभुज है और जो जिसमें C जो है वो क्या है? समकोण है। यदि AB 25 हो, BC 24 हो तो AC का मान आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल है यहाँ से, क्योंकि देखिए ABC है तो ये A है, ये B है और C है, ये C है। तो C क्या है? ये 90 डिग्री का है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। 25 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट करेंगे। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपका 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 0.7 का घन जो है वो क्या रहेगा? तो 0.7, तो आप क्या करेंगे? 0.7 गुणा में 0.7 गुणा में 0.7। जब आप इन तीनों को गुणा करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.343। ठीक है, 0.343 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुपात 50 पैसे और 4 रुपए का सरलतम रूप क्या है? तो 50 पैसे और 4 रुपए, तो रुपए को आप क्या बना लीजिए? पैसे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 50 अनुपात में और 4 रुपए है तो यानी इसमें कितने हो गए? 400। तो ये कट जाएगा 0, 5 एकम 5 और 5 अठे 40। तो 1:8 हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया? हमने रुपए के जो है पैसे बना दिए। 4 रुपए हैं तो 400 पैसे बन गए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 10y + 11 = 5y - 9 है तो y का मान आपको बताना है। तो समीकरण बना हुआ है आपका। यहाँ से क्या करेंगे हम? 11 को हम उधर लेकर चले गए तो ये माइनस, ये जो है प्लस का था तो माइनस का हो गया। 5 को आप इधर लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 10 में y में से 5y गया तो 5y बच गया। -9 और -11 कितने हो गए? -20। y की वैल्यू निकाल लेंगे, डिवाइड में 5 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 4018 के अभाज्य गुणनखंड में 7 की घात है। तो इसमें आपको बताना है 7 की घात क्या रहेगी। तो इसके अंदर जो है आप क्या करेंगे? आप इसके अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। इसको 4018 को जो है जब गुणनखंड बनाएंगे, जब इसको आप इस तरह से, तो इसमें 7 की घात आपको कितनी मिलेगी? 2 मिलेगी। ठीक है, आप करके देखिएगा, नहीं समझ आए तो फिर कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 64 आदमी किसी काम को 42 दिनों में कर सकते हैं तो उसी काम को 28 आदमियों द्वारा करने में लगने वाला समय कितना रहेगा?
तो 64 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 42 दिन में। तो 64 गुणा में 42 बराबर है, लिख देंगे 28 और समय कितना रहेगा? x हमने इसमें समय मान लिया। तो बस बहुत सिंपल तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लोगे। 64 गुणा 42 बटे में क्या आ जाएगा? 28। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 96 जो है x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ से C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके 88 का स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, ये सर्व समीकरण लगा देंगे हम इसमें। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी a क्या है? 88 है और b क्या है? 12 है। a प्लस बी दोनों जोड़ोगे तो क्या होगा? 100 और 88 में से 12 घटाओगे तो क्या होगा? 76। तो 7600 यहाँ से इसका आंसर आ गया। हमारा आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आयत जिसकी आसन्न भुजाएं दे रखी हैं 3x माइनस 4y और 2x प्लस 3y, इसका परिमाप निकालना है। आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं? उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये हमने क्या किया? ये हमने एल प्लस बी जो है ये हमारी भुजाएं हैं, ये एल और ये बी, ठीक है। तो एल प्लस बी हमने कर दिया, इसको जोड़ दिया तो आ जाएगा 2 और 3 और 2x 5x हो गए। 4y में से 3y गया तो केवल y बच गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 5x माइनस वाई, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद इसको 2 से गुना कर दीजिए, 2 पंजे 10x माइनस 2y आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, एक घन जिसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस घन की भुजा का माप क्या रहेगा? ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1350 है। अब ये घन है तो घन की कितनी भुजाएं होती हैं? 6 भुजाएं। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 6a स्क्वायर इज इक्वल टू जो है 1350। तो a स्क्वायर 1350, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 6 नीचे आ गया, 1350 को 6 से काट दीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ से 225। फिर a स्क्वायर का मान आया है 225। अब a का मान निकालने के लिए 225 का अंडर रूट कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यहाँ से बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा आप इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए तो आंसर कितना आ जा रहा है? आंसर जो है 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा आलेख ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ लगातार बदलते रहते हैं? तो ये कौन सा होता है? रेखा आलेख होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 2 से 7 जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न रहेंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंक का मिलेगा। तो यहाँ पे दिया गया है सेकेंड, -3x स्क्वेयर 2x माइनस 9 में से 2x x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3 इसको जो है घटाना है। तो इसमें से इसको घटाना है, तो आइए देखते हैं। यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। तो इसमें से हमने क्या किया? ये घटा दिया। अब यहाँ से इसको इससे गुणा कर देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6x क्यूब प्लस 9 ये कितना हो जाएगा? 27x स्क्वेयर माइनस 2x, ये x स्क्वेयर है तो x से गुणा करेंगे, ये हो गया। बाहर माइनस है तो अंदर ये जो है इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस 10x स्क्वेयर हो जाएगा और प्लस माइनस 6x हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 6x और ये हो जाएगा 8x, 27x स्क्वेयर और 10 कितना हो गया? 37x स्क्वेयर और माइनस में 6x। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, एक समलंब का क्षेत्रफल दिया हुआ है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। यदि उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई वो आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो दिया गया है आपको समलंब का क्षेत्रफल, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है क्योंकि वो आपको दिया गया है। तो समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। अब 1/2 a क्या है? यहाँ पे एक भुजा जो दी गई है वो 18 है, दूसरी भुजा क्या है वो हमें निकालनी है और दूरी कितनी दी गई है? वो दी गई है 15। तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास b का आंसर जो आएगा वो 42 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण को आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/2 d1 इंटू d2। अब हमारे पास देखो एरिया भी दिया गया है, एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, दूसरे की निकालनी है, तो है ना बहुत ईजी।
तो ए की वैल्यू की जगह हम 480 लगा देंगे, 1/2, एक विकर्ण है हमारा 24 और D2 हमें निकालना है। तो ये 2 जो है 2 से ये कट जाएगा, इधर ये इधर गुणा में आ जाएगा, बटे में 24 आ जाएगा। तो बहुत आसानी से आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, ये तो कॉमन सी कैलकुलेशन है बेटा। ठीक है, तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D2 की वैल्यू आपकी 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। वैसे भी ये 2 बार है और फिर ये जो है नीचे आ जाएगा और 12 चौक 48, 40 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यदि किसी संख्या का 2/3 10 है, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या का 2/3 जो है वो कितना है? 10 है। क्लियर? तो उस संख्या का 1.5 गुना ज्ञात कीजिए। तो 1.5 गुना कितना होगा वो आपको बताना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम नंबर मान लेंगे कि माना नंबर क्या है? x है। तो x का 2/3 किसके बराबर है? 10 के बराबर है। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका 2/3 10 के बराबर हो जाएगा, तो ये इधर आएगा, तो 10 ये क्या आ जाएगा, देखिए मैं दिखाती हूँ। 10 है ना, तो गुणा में 3/2, 2×5 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। ठीक है, तो x अगर 15 है तो 15 का 1.5 गुना करना है, तो इसको x को हम 1.5 से गुना कर देंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 22.5 जो है हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इंग्लिश में लिखा हुआ है बेटा, कोई बात नहीं, आप इसको लिख लेंगे माना संख्या x, है ना, माना संख्या x ऐसे लिख लेंगे बस। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, कोमल एक वॉशिंग मशीन जो है 13,500 में बेचती है, उसे मोल भाव में 20% की हानि होती है, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 13,500, हानि कितनी हुई? 20% की। ज्ञात कीजिए कि उसने किस मूल्य पर वॉशिंग मशीन खरीदी थी, यानी आपको निकालना क्या है? इसका क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ से इसका आंसर करेंगे तो देखिए, क्रय मूल्य कितना है? मान लीजिए क्रय मूल्य x है। अब क्रय मूल्य जो है उसी पे हानि या लाभ होता है, तो हानि कितनी है? 20% है। तो x माइनस 20% x, ठीक है, तो कितना है वो दिया गया है? 13,500, यानी जो क्रय मूल्य था उसमें से 20% की हानि हुई, x पे हुई ना, तो यहाँ पे x आएगा, तो 20% इंटू x 13,500, तो x माइनस 20/100 x हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया? 100 हमने LCM ले लिया, तो फिर क्या आ जाएगा? ये 100x माइनस 20x, 13,500 के बराबर रख दिया, 100 में से 20 गए 80x, और ये 100 इधर गुना हो गया आके, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बटे में 100 कर दिया, तो ये 0 से 0 कट गई, 13,500 को ठीक है, 1,35,000 है ये। ठीक है, इसको 8 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 16,875। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, बस बहुत ही सिंपल है। x में से 20/100x घटा दीजिए क्योंकि हानि हुई है और वो विक्रय मूल्य है, तो ये हो गया। यहाँ से LCM ले लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x ही हमारा क्या है? क्रय मूल्य है। अगला प्रश्न है, वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1372 को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, जिसमें 1372 को भाग देने पर, ठीक है, तो एक ऐसी छोटी प्राकृत संख्या आपको निकालनी है। यहाँ से इसका आंसर करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1372 के हम गुणनखंड बना लेंगे। तो ये हमने इसके इस तरह से गुणनखंड बना लिए। गुणनखंड बनाने के बाद हमने देखा कि 7 7 7 ये तो तीनों जो है क्या है? घन बन रहे हैं, लेकिन 2 जो है वो घन नहीं बन रहा है, तो यानी 2 दूनी 4, यानी अगर 1372 को हम 4 से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगी? ये एक पूर्ण घन संख्या जो है वो बच जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है x² - 11x + 28 वर्ग इकाई है। यदि आयत की चौड़ाई x - 7 इकाई है तो उसकी लंबाई जो है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, आयत की चौड़ाई x - 7 इकाई है, तो लंबाई आपको निकालनी है। तो यहाँ से देखिए, आयत की जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं a = L × b, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ निकालने के लिए क्या होगा? अगर हम एरिया को, क्षेत्रफल को उसकी ब्रेथ से भाग कर दें, चौड़ाई से भाग कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमने यही किया, ये क्षेत्रफल हमें दिया गया था, इसको हमने x - 7 जो आयत की चौड़ाई दी हुई है उससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया? इसके फैक्टर बना लिए, है ना, इसके गुणनखंड कर लिए हमने। ऐसी 2 संख्याएं देखी जिनका जोड़ तो 11 हो और उनका गुणनफल 28 हो, तो 7 चौक 28, 7 और 4 11, तो x - 7 x - 4 बना लिए। x - 7 से x - 7 कट गया, आंसर कितना आ गया? x - 4 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा x - 4। आई होप बेटा आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया है।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 से 10 जो है लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहेगा। एक घनाभाकार टंकी में 100 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है, ठीक है। अब 100 लीटर प्रति 1 मिनट में 100 लीटर जो है पानी उसके अंदर जा रहा है टंकी में। यदि टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है आपको 2.5 मीटर, 2 मीटर और 8 मीटर, तो टंकी को भरने में कितना समय लगने वाला है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से करेंगे इसका आंसर। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 मीटर क्यूब जो है क्या है, 1000 लीटर है। आयतन क्या होता है, आयतन निकालेंगे यहाँ से, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें तीनों चीज़ें दी हुई हैं, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इसको हम 1000 से गुना कर देंगे। यहाँ पे मीटर क्यूब को लीटर में जो है, मीटर क्यूब इतने लीटर के बराबर होता है, इसलिए। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, आप देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो टाइम निकालना है ना, हमें टाइम निकालना है। तो 2.5 गुना 2 गुना 8 गुना 1000 बटे में 100 आ जाएगा। तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका आ जाएगा 400 मिनट। 400 मिनट के अगर हम घंटे बनाए तो 6 घंटे 40 मिनट बनते हैं। तो ये टैंकी जो है पूरा भरने में कितना समय लेगा, वो लेगा 6 घंटे 40 मिनट। आपको यहाँ पे दिया गया है ना कि 1 मिनट में जो है वो 100 लीटर भरा जा रहा है, 1 मिनट में 100 लीटर। इसीलिए हमने आयतन निकाल के उसको 100 से भाग कर दिया, तो पता चल जाएगा ना हमें कि उसमें फिर कितना टाइम लेगा उसको भरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। एक विद्यालय के कक्षा 8 के छात्रों ने प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए कुल 2601 रुपये दान दिए। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान दिए जितनी कक्षा में छात्रों की संख्या है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या आपको निकालनी है। इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे। तो इसमें देखेंगे हमारे पास मान लीजिए छात्रों की संख्या x है, और उतने ही जो है क्या है, वो दान कर रहे हैं पैसे, तो इनटू में x, और वो कितनी है, वो 2601 है, ठीक है। तो x इंटू एक्स हम किसके बराबर रख लेंगे, 2601 के। एक्स स्क्वेयर हो गया 2601, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसका अंडर रूट कर देंगे। जैसे ही हमने इसका अंडर रूट किया और आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आपका कितना आएगा, 51 आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 78 मीटर कपड़े का मूल्य जो है वो 3549 है। कितने का, 78 मीटर कपड़े का मूल्य 3549 है। ज्ञात कीजिए कि रुपया 864.50 में कितना कपड़ा खरीदा जा सकता है। तो 78 मीटर कपड़े का तो इतना है, यानी इतने रुपए से इतना कपड़ा खरीदा जा रहा है। तो इतने रुपए में कितना कपड़ा खरीदा जाएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। तो देखिए 78 मीटर कपड़े की कीमत इतनी है, 1 मीटर की इसके बटे में भाग में इतनी हो जाएगी। तो 1 मीटर कपड़ा कितने, 1 मीटर जो है कपड़े की कीमत क्या है, 45.5। तो हमारे पास जो टोटल है वो इतने रुपए हैं, ठीक है। तो इतने रुपए में कितना कपड़ा खरीदा जाएगा, तो इसको हम अगर 1 मीटर वाले से भाग कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको जब हमने इससे डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास कितना आ रहा है, 19 मीटर। आप भाग करके देखिएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 19 मीटर। तो 19 मीटर कपड़ा इससे खरीदा जा सकता है। अथवा में दिया गया है 700 लड़कियों के एक छात्रावास में 30 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान है। कुछ लड़कियों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया जाता है और परिणाम स्वरूप भोजन 35 दिनों तक चल जाता है। दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित होने वाली लड़कियों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी लड़कियों को दूसरे जो है हॉस्टल में भेजा गया। अब देखिए 700 गुणा में 30, ठीक है, 700 लड़कियां और 30 दिन, तो 700 गुणा 30। अब हमें क्या निकालना है कि कुछ जो खाना है वो कितने दिनों तक चल रहा है, 35 दिनों तक। तो अब कितनी लड़कियां यहाँ पे शेष रहेंगी, वो एक्स आ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि एक्स लड़कियों के लिए खाना जो है वो 35 दिन चल रहा है, यहाँ 700 लड़कियों के लिए खाना 30 दिन चल रहा है। तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 700 गुणा 30 बटे में 35 करके। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 600 रुपये। देखो ऐसे 700 गुणा में 30 है, तो 700 गुणा में 30 बटे में क्या आ जाएगा, 35। 35 दूनी ठीक है, यहाँ से 20 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, और कितना आ जाएगा 600। क्लियर। तो x की वैल्यू आ गई 600। अब 600 टोटल जो लड़कियां हैं वो कितनी है, 700, और बची कितनी है, 600। तो शिफ्ट कितनी करी, 100 लड़कियां जो है दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट की गई। तो दूसरे छात्रावास में स्थानांतरण होने वाली छात्राएं कितनी हो जाएंगी, 700 में से 600 घटा दोगे तो 100 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। खंड द दिया गया है। प्रश्न 11 से 13 जो है दीर्घ उत्तर प्रकार के प्रश्न है, जिनमें प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का रहेगा।
दी गई आकृति पी क्यू आर एस में एक समांतर चतुर्भुज है, एक्स वाई और जेड का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये जो है ये एंगल ये कितने का है 80 का, और ये पूरा कितने का है ये 100 का है, तो ये पूरा कितने का है 180 का। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ से आपकी 80। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। अब देखिए ये PS जो है यहाँ पे PS पैरेलल है किसके, QR के। PS पैरेलल है QR के। तो अगर ये एंगल 40 का है तो ये एंगल भी कितने का होगा 40 का। तो यानी Z/2 एंगल कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। तो Z कितने का हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो 80 डिग्री का। Z कितने का हो गया 80 का। X भी 80 निकल आया, Z भी 80 निकल आया। अब निकालते हैं Y। तो ये 3Y है। अब देखिए ये एंगल हमारा 80 का, ये 40 का, और 3Y हमें जो है पता है कि ये एक ट्राइंगल है, तो तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, तीनों का सम यहाँ पे 180 होगा। तो x हमारा 80 है, z हमारा 80, z तो हमारे पास यहाँ है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 40 है और ये हमारे पास 3y है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 180 डिग्री के बराबर है। 80 और 40 कितने हो गए 120, यानी 3y जो है वो किसके बराबर है 180 माइनस 120। ठीक है, कितना बच गया 60। तो y बराबर है 60/3, तो कितना आ गया 20 डिग्री, है ना। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गया है, क्लियर। ठीक है ना, ये x की वैल्यू यहाँ पे देखो x 180 हो गया क्योंकि ये 100 है, पूरा 180 है। अब अगर ये 40 है तो ये Z/2 के बराबर होगा, क्योंकि PS पैरेलल है किसके RS के, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे 3y प्लस x प्लस 40 किसके बराबर होंगे 180 के, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। तो हमें x y z का मान बताना था, x 80, y 20 और z 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें से आपको ये घटाना है। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है। तो आइए देखते हैं आंसर, और आगे आगे भी देख सकते हो, इसको सरल करना है आपको, इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से इसको ऐसे कर लेंगे, इसमें से हमने जो है क्या करना है, इसको घटाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका सॉल्यूशन आप देख लेंगे और इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से, क्लियर। इसमें जो है ना, आप यहाँ पे माइनस है तो अंदर की सारी टर्म्स ये जो साइन है चेंज हो जाएंगे, तो इसको ओपन कर लीजिए। फिर जैसे ए क्यूब है, ए क्यूब वाले इकट्ठे कर लीजिए, ए स्क्वेयर वाले इकट्ठे कर लिए हमने अलग ब्रैकेट में, 3a और a/2 वाले इकट्ठे कर लिए, 1/5 और 5/6 वाले इकट्ठे कर लिए। ठीक है, यहाँ से फिर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया 15, इसका एलसीएम लिया, उसके बाद ये आ गया, इसका 5 दूनी 10 एलसीएम लिया, ये आ गया, फिर इसका भी 10 एलसीएम लिया, a/10 आ गया, और इसका कितना आ जाएगा, इसका जो है एलसीएम लेके करेंगे तो 19/30 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद इसको हमने सेकंड अगला जो क्वेश्चन है इसको हमें सिंप्लीफाई करना था, तो इसमें भी सेम इसी तरह से किया है हमने। पहले ब्रैकेट ओपन कर ली है, माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो है एक जगह पे इकट्ठी की। ठीक है, ये 3 टर्म। उसके बाद हमने क्या किया, फिर जो एक्स वाली हैं ये वाली 3 टर्म ये हमने एक ब्रैकेट में ले ली, और उसके बाद हमने 9/2, 5/2 और ये -2 ये हमने इस वाले ब्रैकेट में ले लिया। इस तरह से फिर जब इस सारे को सॉल्व किया हमने, यहाँ से एलसीएम लेकर, जैसे हमने पीछे वही बताया, तो सारा एलसीएम लेकर जब आप सॉल्व करोगे इसको तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये जो है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, आपको गुणनखंड करने हैं। तो 256 m⁴ माइनस 625 इसके गुणनखंड करने हैं, या l⁴ है माइनस l माइनस m⁴ है। तो इसका आंसर आप यहाँ से करेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 m⁴ और उसका स्क्वायर कर सकते हैं, 625 को हम 25 का स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे हम उचित सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे, a² माइनस b²। ठीक है, a + b a माइनस b, तो हमने ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a + b और a माइनस b का हमने कर लिया, और उसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, तो यूजिंग इसके थ्रू ये हमारा इसमें क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, एल स्क्वेयर माइनस एल माइनस एम की पावर 4, इसको हमें करना है। तो एल की पावर 4 है तो इसको हम एल स्क्वेयर का स्क्वायर लिख सकते हैं। एल माइनस एम है तो इसको हम एल माइनस एम का स्क्वायर उसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि पावर 4 दी गई है। अब यहाँ पे हम उचित सर्व समीका यूज़ करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा ए प्लस बी, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये हो जाएगा। तो इसका प्रयोग करते हुए हमने ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इस तरह से हमने इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे कर लिया। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमने फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इसी तरह से एल स्क्वायर आ जाएगा, और ये आप कंप्लीट ए माइनस बी का स्क्वायर है तो फिर से हमने इस पर हमने अप्लाई कर दिया, और ये हमारा लास्ट में जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, सॉल्व तो आप इजीली कर सकते हो बेटा, बहुत प्रैक्टिस की है आपने इस तरह के क्वेश्चंस की, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, खंडी दिया गया है, 14 से 16 जो है स्रोत आधारित प्रश्न रहेंगे जिनमें प्रत्येक प्रश्न आपका 4 अंक का है। दो दोस्त अमित और गर्वित ने अपनी पॉकेट मनी से पैसा बचाना शुरू किया और उन्होंने अपने बचाए हुए पैसों को बैंक में जमा कराने का फैसला किया। अमित ने एक बैंक में 2500 रुपये की राशि प्रति 10% जो है प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 2 साल के लिए जमा की। गर्वित ने दूसरे बैंक में 2000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए जमा की। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि याद कीजिए 2 वर्ष के बाद अमित को कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज निकालना है यानी एसआई निकालना है 2 साल के बाद। तो यहाँ पे जो पैसा है वो कितना है, 2500 रुपये, ये ऊपर दिया गया है ना। अमित ने 2500 रुपये 10% ब्याज पर 2 साल के लिए, है ना। तो यहाँ पे 2 साल बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा, तो 2500 गुणा में 10 गुणा में 2 साल है तो 2/100, तो आंसर कितना आ जाएगा 500। तो एसआई हमारा कितना आ गया यहाँ से 500, तो पहले का आंसर 500 आ गया। सिंपल फॉर्मूला लगाना है बेटा, एसआई इज इक्वल टू PRT/100। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 2 वर्ष के बाद गर्वित को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। 2 साल के बाद गर्वित को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए गर्वित ने कितने पैसे किए हैं, 2000 रुपये, जबकि अमित ने 2500 किए थे। तो यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, राशि निकालनी है तो P1 + R/100 × N। P हमारे पास कितना है, 2000 है, 1 + R कितना है, दर कितनी है 10 है, बटे 100, टाइम कितना है 2 साल है तो 2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, 100 एलसीएम ले लिया आपने 2000, उसके बाद यहाँ पे 100 जमा में 10 110 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2420। बेटा बहुत आसानी से इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो, एलसीएम ले लोगे इसका, 1/10/100 है तो यहाँ से 110/100 आ जाएगा, और इस तरह से आप आंसर जब निकालोगे तो 2420 आंसर आएगा। ठीक है, अब गर्वित को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी ये आपको बताना है। तो 2420 तो उसको मिले ब्याज लग के, और 2000 उसके, वो तो उसका पैसा था, मूलधन था, तो उसको कितनी राशि मिली, 420 रुपये उसको मिलेंगे ब्याज के। ठीक है, उसके बाद अमित और गर्वित द्वारा प्राप्त ब्याज का अंतर बताना है। तो यहाँ पे देखो उसको कितना ब्याज मिला है 420, और उसको कितना ब्याज मिला था 500 रुपये। तो 500 में से 420 घटा दीजिए तो आंसर कितना आएगा 80 रुपये। तो अंतर कितना है उनका, 80 रुपये। नेक्स्ट है, अथवा में दिया गया है, यदि गर्वित भी 2500 रुपये की राशि जमा करता तब उसे कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता। यदि गर्वित भी 2000 की जगह 2500 जो है रख के, और ये सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 3025। अब 3025 और 2500 रुपये, यानी उसको कितने पैसे मिलते, उसको 525 रुपये अधिक ब्याज उसको प्राप्त होता। 3025 तो अब ब्याज मिला है, पहले कितना मिला था, 2500 मिला था, तो 525 रुपये उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। ठीक है, और अंतर कितना रहता, पहली बार उसको कितना ब्याज मिला था, 420 रुपये ब्याज मिला था गर्वित को। क्लियर, गर्वित को कितना ब्याज मिला था, 420 रुपये, तो 525 रुपये अब मिला है, तो कितना ज़्यादा मिला, कितना अंतर हो गया, 105 रुपये का अंतर यहाँ से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, दिए गए आलेख में एक शहर P से दूसरे शहर Q तक भूमिका द्वारा कार द्वारा तय की गई यात्रा को दर्शाता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आलेख दिया गया है, इसमें है पहले 2 घंटों में कार ने कितनी दूरी तय की। तो पहले 2 घंटे यानी 9 से 10 और 10 से 11, 11 बजे, 9 से 10 और 10 से 11, 11 देखना है आपको, तो 11 जो है यहाँ पर यहाँ तक है,
तो उसने यहाँ दूरी तय की, तो ये कितने का आंकड़ा है, ये 75 का है। देखिए 50 और 100 यानी एक जो ये है बॉक्स यहाँ पे, तो ये 25 का है, ठीक है। तो यानी 75 किलोमीटर दूरी तय की। तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की, तीसरा घंटा यानी तीसरा घंटा हो जाएगा 1 2 3, तीसरे घंटा यानी 12 बजे। 12 बजे उसने कितनी दूरी तय की है यहाँ से, देखिए तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की। तो अगर हम 9 से 10 और 10 से 11 देखें तो उसने कितनी करी है, 75 करी है। और फिर उससे आगे कितनी करी है, उसने करी है 125। तो 125 में से 75 घटा दीजिए, यानी 12 बजे तक तो उसने 125 कर ली और 11 बजे उसने 75 की हुई थी। तो 125 में से 75 घटा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर। तीसरे घंटे में कार ने कितनी दूरी तय की है, 50 किलोमीटर। क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी, अपने उत्तर का तर्क दीजिए। तो हाँ, कार जो है रुकी है, कब रुकी है, 1 से 3 बजे तक। ये देखिए यहाँ 1 बजा हुआ है और यहाँ 3 बजा हुआ है, तो ग्राफ हमें दिखा रहा है कि 1 से 3 बजे तक वो कार जो है रुकी हुई थी। अगला है, यात्रा के अंतिम 60 मिनट के दौरान जो है गति क्या थी। तो यात्रा के अंतिम 60 मिनट के दौरान टाइम दिया गया है 60 मिनट, दूरी कितनी है, दूरी आप यहाँ से देख लेंगे अंतिम 60 मिनट में, यानी इस घंटे में 5 से 6, तो यहाँ पे दूरी है 550 और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूरी है 350 और ये 325 और 375 हो गया, ये हो गया ना, 50 में 25 जोड़ दीजिए, 375 हो गया। तो दूरी कितनी तय करी, 550 में से 375 घटा दीजिए, 175। तो हमें निकालना क्या है, गति। गति बराबर है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 175, समय कितना है, 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसका आंसर निकालोगे तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। 175 प्रति घंटा, क्योंकि 60 मिनट को हमने घंटा मान लिया, 175 बटे 1 घंटा, तो हम घंटे के जो है फॉर्म में निकाल लेंगे, तो 175 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपिल एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने गया। दुकान पर कुछ सामान रखा था जो नीचे चित्र में दिखाया गया है। कपिल ने एक दंत पेस्ट और एक बोतल खरीदी। तो ये बोतल है और ये दंत पेस्ट खरीदी। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। दंत पेस्ट का बक्सा किस त्रिविमीय आकृति का है, तो घनाभ का होगा। बोतल कौन सी त्रिविमीय आकृति का है, तो बोतल बेलन की आकृति की होती है। दंत पेस्ट बक्से का जाल बनाइए, तो कुछ इस तरह का जाल बनेगा, ठीक है। ये आपके सामने है, तो ऐसा जाल बनेगा दंत पेस्ट के बक्से का। बोतल की आकृति बेलन की है, तो बेलन का जो जाल बनता है वो कुछ इस तरह का, ये वाला जाल बेलन का होता है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप बेटा सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सभी सैम्पल पेपर, सभी प्रैक्टिस पेपर जो भी दिए गए हैं प्लेलिस्ट में है, जो आपके सामने दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक कीजिए और आपको बहुत सारे पेपर मिलेंगे, सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे। मिड टर्म के दूसरी प्लेलिस्ट में है जो आपके साइड में दिखाई दे रही है, दोनों पे क्लिक करके सारे पेपर कर लीजिए। डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।